जय हिंद साथियों। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर कैसे हल करें। आप में से अधिकांश साथी पहली बार ये कोई किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे होंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में बताई टेक्निक के आधार पर आप बिना अतिरिक्त तैयारी किए 10 से लेकर 15 क्वेश्चन, बल्कि इससे भी ज्यादा सही हल कर पाए। सबसे पहला पॉइंट है बी पॉजिटिव, एकदम सकारात्मक मनोदशा रखें, कूल रहे। पहली प्रतियोगी परीक्षा है आपकी, कई तरह की हड़बड़ाहट है नहीं, कूल रहें, स्पीड मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि आपको 2 घंटे के समय में 150 क्वेश्चन करना है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास केवल 48 सेकेंड है, जिसमें रीजनिंग जैसे जटिल क्वेश्चन भी है, जाहिर है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो बाद में एकदम से आपको लगे कि मेरे पास समय कम है, तो हड़बड़ाहट में आप गलत कराएंगे, इसलिए शुरू से ही स्पीड को मेंटेन रखें। लेकिन यहां पर याद रखिए कि जैसे आप पेपर आपके हाथ में आएगा, आप हल कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये आंसर है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र में ही टिक कर देते हैं कि भाई हम तो सारे आंसर एक साथ ओएमआर शीट में भरेंगे। और बाद में क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन का भी आपकी एरो या देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो पूरी सीरीज गलत हो जाती है। आपने पहले का आंसर दूसरे में डाल दिया, दूसरे का तीसरे में, इसलिए पूरा पेपर आते हुए बिगड़ जाता है। तो याद रखिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन का आंसर हल करते जाए, तुरंत ही ओएमआर शीट में संबंधित सर्किल को डार्क कर दीजिए, भर दीजिए। यहां पर एक बात अवश्य ध्यान रखिए, शुरुआत से आप मेंटेलिटी रखिए कि टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे रीजनिंग या ऐसे क्वेश्चन जिसकी भाषा थोड़ी सी जटिल है, लैंग्वेज उसकी टफ है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसके पीछे टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे उनको, ठीक है ना। आप तो उसको छोड़कर आगे बढ़ते जाइए। जैसे अपन पेपर हाथ में आता है ना, आप एक एक प्रश्न को, भले हम उसका हल बाद में करें, लेकिन एक एक प्रश्न को आप पढ़िए अवश्य। अपना जो ब्रेन होता है ना, माइंड अद्भुत क्षमताओं का धनी होता है। मान लीजिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लगातार 15, 17, 20 क्वेश्चन में से आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, अब एकदम हताश हो जाते हैं और हमारा हौसला टूट जाता है। नहीं, आपको स्माइल मोड में रहना है। मैंने आपको बताया इसे कि आप क्रम से प्रश्न पढ़ते रहे और उसके ऑप्शन पढ़ते रहे, आप भले आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे मोबाइल में बहुत सारी प्रोसेस चलती है ना, तो अपने ब्रेन में भी वो पढ़े हुए क्वेश्चन और उसके ऑप्शन उसमें प्रोसेस होंगे, और यदि कहीं कहीं आपने पढ़ रखा है तो उसके आंसर जब आप सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म में रिपीट करके उनको हल करेंगे ना, तब आंसर अपने आप निकल के आएगा। अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि कैसे शुरुआत करनी है। प्रश्न पढ़ा, उस समय आप ऑप्शन को ऐसा हाथ से ढक दीजिए, तो जैसे आप प्रश्न पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में एक आंसर क्लिक होगा, फिर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में जो क्लिक हुआ है वो ऑप्शन में है, सोचने की जरूरत नहीं, वो आपका सही उत्तर है। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमको कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन पढ़े और फर्स्ट साइट में ही दिमाग में क्लिक होता है कि इन 4 ऑप्शन में से ये सही होना चाहिए, तो अधिकतर मामलों में वह सही होता है, क्योंकि जो मन की आवाज आती है ना, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। तो आपको उसे फिर अपने मन की, अपने दिमाग की आवाज को सुनना है, और जो क्लिक हो रहा है शुरुआत में ही, उसको सही मानते हुए हल कर देना है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका जो आंसर है ना, कहीं बाहर से निकल के नहीं आएगा। आपके सामने जो 4 ऑप्शन है ना, उन्हीं में से एक आंसर है, इसलिए आप हमेशा स्माइलिंग मोड में रहें और ज्यादा तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। प्रश्न पढ़ें तो उसके 4 ऑप्शन को एक बार ध्यान से जरूर जांचें, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने पहला या दूसरा ऑप्शन पढ़ लिया और आपने उसको सही कर दिया, जबकि तीसरा और चौथे ऑप्शन में भी हो सकता है ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर पेंडिंग हो और आप आते हुए भी गलत कराएं। इस तरह की गलती से आपको बचना है। अब यहां पर आपके सामने जो पेपर है और उस पेपर में जो क्वेश्चन के आगे ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यहां पर याद रखिए कि सामान्य तौर पर जो ऑप्शन बड़ा होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यह प्रश्न पत्र को हल करने की सामान्य तकनीक है, कहीं अपवाद हो सकता है, यह अपन अंदाज लगा रहे हैं कि किस तरह से अपने को कोई क्वेश्चन नहीं का आंसर नहीं आ रहा है, कहीं अपने मन में कोई कंफ्यूजन है,
तो सही आंसर तक कैसे पहुंचे उसके लिए टिप्स है। ये एकदम से बिल्कुल आप इनको ही पकड़ करके मत बैठिए, अगर कोई सही है वो सही है, ये तो सिर्फ टिप्स है। तो यह ध्यान रखिए, यदि किसी क्वेश्चन में जो आंसर है उसमें कोई लंबा ऑप्शन दे रखा है तो यकीनन अधिकतर मामलों में वो लंबे वाला ऑप्शन ही सही उत्तर होता है। कई बार किसी ऑप्शन में विशेष जानकारी दे रखी होती है, ऐसी स्थिति में उस प्रश्न का वही वाला ऑप्शन सही होता है। अधिकतर प्रश्न में कुछ ऑप्शन दिए होते हैं और नीचे लिखा होता है एक ऑप्शन ये भी होता है उपरोक्त सभी सही है। तो अधिकांश मामलों में उपरोक्त सभी सही है वाला ऑप्शन सही होता है। तो आप उसको बेहिचक, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको राइट आंसर के रूप में चुन सकते हैं। अब ये तो हो गया कि कौन सा क्वेश्चन है। कई बार आपको अधिकतर आप महसूस करेंगे जब पेपर हाथ में आएगा ना कि आपका आंसर दो ऑप्शन पे आके टिक जाता है, या तो ये या तो वो। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे आप? तो ऑप्शन पढ़िए, देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, इसे बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। इस तरह से आप अपने ऑप्शन में से गैर जरूरी ऑप्शन को हटाते जाइए तो धीरे धीरे आप राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। और जब दो में से एक पर आपको कंफ्यूजन होगी, दो में से कोई एक सही यहां तक पहुंच गए, फिर तो आप सही कर ही लेंगे। यहां पर और देख लीजिए, कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी आते हैं। एक कथन दिया होता है, दूसरा उसका कारण, या दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक सही होगा या एक गलत होगा। तो इस तरह के सवालों को कथन और कारण के बीच अपनी ओर से क्योंकि शब्द लगा करके फिर पढ़िए, तो आप हल कर लेंगे कि ये कथन है तो इसका कारण सही है कि नहीं, इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं। यहां पर मैं फिर एक रामबाण एक टिप्स दे रहा हूं। कथन और कारण वालों में याद रखिए, अधिकतर क्वेश्चन में पहला वाला ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन ए, वही सही होता है। फिर देख लीजिए, आजकल कॉलम मैचिंग के भी प्रश्न आते हैं कि एक तरफ कुछ प्रश्न दिए होते हैं, दूसरी तरफ उनके आंसर, और उनको सुमेलित कीजिए। तो ऐसे 4 या 5 का सेट भी आवे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक या दो ऑप्शन ही आपके मैच हो जाते हैं, इट मीन्स आप वो वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। फिर यहां पर देख लीजिए, आजकल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर सही नहीं है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही, और एकदम से अपनी गाड़ी दौड़ जाती है। कौन सा निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इस नहीं शब्द पर ध्यान दीजिए और उसके अकॉर्डिंग प्रश्न को हल कीजिए। कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं, हम हल कर रहे हैं, हमको कंफ्यूजन है कि ये है या ये है, और उस समय हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि चलो बाद में करेंगे, और बाद में हल करना ही भूल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के आगे आप है ना क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ताकि आप जब सेकंड टर्म में जब रिपीट करेंगे तब आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने हल करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय मैं हल नहीं कर पाया, मेरे को फिर से हल करना है, कहीं छूट नहीं जाए, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 150 क्वेश्चन है। अगर आपके 100 या 100 से ऊपर क्वेश्चन अगर सही जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ इतने तो मेरे सही है, तब फिर आप निगेटिव का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। नहीं तो होता क्या है कि हमने करे तो सही होते हैं, लेकिन ज्यादा जोश में ऐसे प्रश्न भी कर लेते हैं जिनके हमको उत्तर नहीं पता है, रिस्क ले लेते हैं, और निगेटिविटी की वजह से हमारा खुद के नंबर में से भी कम हो जाते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। यहां पर ध्यान रखिए। लेकिन अगर मान लो हमारे 100 या उससे कम सही हो रहे हैं, तब तो रिस्क लेनी पड़ेगी ना। तो याद रखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा 120 क्वेश्चन तक, 110 या 120 क्वेश्चन के आगे बढ़ने की मैं नहीं मानता हूं कि जरूरत है ना। अब 120 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि 15 या 20 क्वेश्चन मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग कम पड़ रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए, आपको लग जाए, आप चुन लीजिए कि मुझे ये वाले 15, मतलब बीच बीच में से ही होंगे वो, कि 15-17 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए, तो उन सभी को एक साथ बी ही करिए, या फिर उन सभी को एक साथ सी करिए। क्योंकि जो रिसर्च है वो कहती है कि आंसर का ज्यादा डेंसिटी या ज्यादा फोकस बी या सी ऑप्शन पर ही होता है। पर यहां पर ऐसी गलती मत कर बैठिएगा कि कुछ को तो आपने बी कर दिया और कुछ को सी। मालूम पड़ा बी वालों का उत्तर सही था और बी वालों का उत्तर सी था और सी वालों का उत्तर बी। करें रिस्क ले तो सभी को एक साथ बी करिए, या फिर जिन पर आप रिस्क ले रहे हो उन सभी को एक साथ सी करिए। यहां पर आपको रिस्क लेने में इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि जो माइनस मार्किंग है ना वो 25% है। यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत करे और 1 प्रश्न सही करा तो बराबर हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए आप रिस्क ले सकते हैं, और मेरा मानना है कि कैलकुलेटेड रिस्क, सोच समझ के जो ली जा सकती है वो रिस्क लेना चाहिए। अनावश्यक रिस्क लेकर के अपने सिलेक्शन को अपने ही हाथ से खतरे में नहीं डालना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, धैर्य बनाए रखें। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं, अवचेतन मन की शक्ति होती है।
क्वेश्चन आपको कई बार क्या होता है, टाइमिंग का एक प्रेशर होता है, कई बार हम क्वेश्चन नहीं आ रहे होते तो अब तो आ ही नहीं रहे, क्या करें, सबको कर देते हैं। नहीं, धैर्य बनाए रखें अपना। अगर परीक्षा की जो ड्यूरेशन है उसमें भी अगर आपने अपने आप पर थोड़ा सा संतुलन बनाए रखा तो याद रखिए आप काफी फायदे में रहेंगे। 5-7 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी स्टूडेंट परीक्षा में अपनी हड़बड़ाहट की वजह से आते हुए भी क्वेश्चन गलत कराता है। कई बार उसने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा होता है, कई बार हड़बड़ाहट में उसने ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। तो इस तरह की गलतियों से, चूंकि आप में से अधिकतर मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो ये सारी बातों का आप अभी से ध्यान से अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में सेट कर लीजिए, तो इससे आपको परीक्षा हल में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब समय बहुत अंतिम दौर में है, अब आपको क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा मैं, फोकस करिए आप राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पर और करंट पे, समसामयिक, अधिकतर क्वेश्चन उनमें से ही बनेंगे। किसी नए टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब जाने दीजिए, और अगर पढ़ा है तो फिर आप रिवीजन कर सकते हैं। अच्छी नींद लीजिए और आपकी सफलता के लिए, आपका पेपर अच्छा जाए, इसके लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।